हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। तो इंडिया दुनिया का पावरफुल ड्रोन खरीद रहा है, घातक, उसके बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 31 ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, क्या उपयोग है, और भारत के ड्रोन जो इंडिया ने DRDO ने बनाए हुए हैं वो उसकी जगह भारत इसको क्यों वरीयता दे रहा है, ये भी चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है डिफेंस रिलेटेड। नेहरू मेमोरियल, उसका नाम बदल दिया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस पर चर्चा करेंगे। अब 5 इमारतों को इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है, पहली बार भारतीय राज्यों को मिला है ये अवार्ड। इंपॉर्टेंट बात है। एनिमेशन फेस्टिवल में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, वहाँ पहुँचा इंडिया। एशिया कप पर चर्चा करेंगे और भी कई टॉपिक हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। पहला, भारत ने तीनों सेनाओं के लिए अमेरिका से 31 शक्तिशाली ड्रोन खरीदने का फैसला किया है। तो इसका नाम बताएं, क्या नाम है इस ड्रोन का? आंसर होगा MQ-9B प्रीडेटर। क्या नाम है? MQ-9B प्रीडेटर। और ये वही ड्रोन है जिससे अलकायदा चीफ अल जवाहिरी को पिछले साल मारा गया था अमेरिका के द्वारा, और अमेरिका के जो भी मिशन है उन सब में वो यूज़ होता है। तो भारत की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, रक्षा अधिग्रहण परिषद, तो उसी ने ये 31 आर्म्ड ड्रोन जो प्रीडेटर है उसके खरीद की मंजूरी दे दी है। और उस परिषद के, उस काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसी महीने अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। उससे पहले ये फैसला किया गया है, और वहाँ जाकर जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाएंगे तो उस दौरान ये डील पर साइन हो जाएगा। इस UAV को, यानी जो ड्रोन है, उसको किसने बनाया है? तो अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन ने बनाया, और इसको हंटर किलर ड्रोन भी कहा जाता है। कितने में हम लोग खरीद रहे हैं? तो $3 बिलियन में ये डील हो रही है। इंडिया खरीद रहा है 31, ठीक है, 31 है टोटल। और अगर रुपए में कहेंगे तो 24.57 थाउजेंड करोड़ रुपए की ये डील है। भारत इतनी रकम खर्च कर रहा है। तो तीनों सेनाओं को कितने कितने मिलेंगे? तो थल सेना को मिलेंगे 8, एयरफोर्स को मिलेंगे 8, और नेवी को मिलेंगे 15। क्या खासियत है इसकी? तो ये जो ड्रोन है ना, वो सभी मौसम में 40 घंटे से अधिक समय तक सैटेलाइट के सहारे उड़ान भर सकता है। 40 घंटे से अधिक समय तक वो ये आसमान में ही रह सकता है, 40,000 फीट की ऊंचाई पर। तो फिर नज़र भी नहीं आएगा और वहाँ आसमान में ये रहेगा। और ये सैटेलाइट के लिए इसमें पूरा ये इस तरह का सिस्टम लगा है जो कि सैटेलाइट से ही कनेक्टेड रहता है। और 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, 2 सैनिकों की ज़रूरत पड़ती है, जो धरती पर बैठकर, ज़मीन पर बैठकर, मतलब टेबल कुर्सी पर बैठकर, और उसको कंट्रोल करते हैं, वो चलाते हैं। और कंट्रोल होता है ये वाया सैटेलाइट, ठीक है। ये तो अंदर का आप ये चीज़ देख रहे हैं, चाहे दिन हो या रात हो, रियल टाइम निगरानी की जा सकती है, ठीक है। इसमें मैरी टाइम रडार, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स हैं, मतलब बहुत कुछ इसमें लगा हुआ है। ओके, तो ये सबसे सफल दुनिया का माना जा रहा है एक ड्रोन। अब इसकी बनावट को समझते हैं। तो ये इसके जो पंख हैं, यहाँ से और यहाँ तक, इसकी जो लंबाई हो 79 फीट है। ड्रोन की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, वो 89 फीट है, ठीक है, 89 फीट, मतलब काफ़ी बड़ा सा है। मारक क्षमता इसकी 11,112 किलोमीटर है, मतलब उतनी दूर तक ये मार कर सकता है, ठीक है, उतने किलोमीटर दूर पहुँच के। हथियार समेत कुल वजन इसका हो जाता है 5,670 किलोग्राम। फ्यूल का ही वजन 2700 किलोग्राम हो जाता है इसका। इसी वजह से ये 40 घंटे तक आसमान में रह सकता है। हथियार कई सारे ले जा सकता है, लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, ठीक है। और जो सबमरीन है नीचे समुद्र में जो चुपचाप जा रहा है, उसकी भी ये निगरानी कर सकता है, देख सकता है कहाँ पर सबमरीन है और उसको मार गिरा सकता है ऊपर से। इसके अलावा मानवीय सहायता, आपदा के दौरान, राहत के दौरान, खोज बचाव, कानून व्यवस्था, सीमा पर घुसपैठ, इन सब की निगरानी लगातार की जा सकती है। कहीं से कोई मिसाइल लॉन्च हो रहा है, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में जैसे रडार को ये जाम कर सकता है, ऊपर से ही
आपके पूरे इलाके के जो दुश्मन है या जहाँ सिग्नल जाम करना है उसको जाम कर देगा। तो फाइनल डील जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अमेरिका में जाएंगे उस दौरान ये हो जाएगी। ओके, अब सवाल एक आपके मन में हो सकता है कि ये ड्रोन क्यों ज़रूरत है इसकी। देखिए, ख़ासतौर पे चीन से काफ़ी संकट है। चीन के पास भी ड्रोन है, बहुत ही पावरफुल है। ओके, और इंडिया के पास जो कई सारे ड्रोन हैं इंडिया के पास, जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो उसमें नागास्त्र है, जैसे ये देख रहे हैं नागास्त्र, अभ्यास घटक, त्रिनेत्र, रुस्तम, लक्ष्य, नेत्र, ये सब भारत में निर्मित यूएवी हैं, ड्रोन हैं। लेकिन भारतीय सेना को ना अभी जो चीन से चुनौतियां मिल रही हैं उसको देखते हुए बहुत ही पावरफुल ड्रोन चाहिए था। ठीक है, भारत अपनी तकनीक को बेहतर कर रहा है लेकिन जल्दी से जल्दी चाहिए, तो इसलिए इंडिया ने ये जो ना ड्रोन खरीदने का फैसला किया है। और इससे खास जगहों की निगरानी होगी, जैसे LOC हिंद महासागर में निगरानी के लिए, क्योंकि हिंद महासागर में चीनी घुसपैठ का बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ओके, खासतौर पे साउथ चाइना सी, वहाँ भी नज़र रखने के लिए ये ज़रूरी था। अच्छा, चीन ने अपना ड्रोन जो है ना वो पाकिस्तान को भी दिया हुआ है, तो इसलिए इंडिया को के पास भी इम्पोर्टेंट था, ये ज़रूरी। ठीक, चीन का जो है CH-5 ड्रोन है। ओके, तो इन दोनों में अगर तुलना करेंगे तो ये है जो अमेरिका का MQ-9B है वो भारी पड़ता है। ओके, तो महत्वपूर्ण बात, मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे, और ये सब मैंने PDF में दे दिया है। जो भी नोट्स है वो सब जो मैंने बोला वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक मेंबरशिप प्लान भी है, बहुत मामूली सी रकम है 1 साल के लिए, और इसके जरिए आपको PDF मिलता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और बहुत सारे तरह के टेस्ट सीरीज़ हैं जो आपके काम आ सकते हैं। तो देखना जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, उसका नाम बदल दिया है, तो नया नाम क्या है? आंसर होगा इसका PM मेमोरियल म्यूजियम एंड सोसाइटी। ठीक है, लाइब्रेरी सोसाइटी, PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, तो ये नाम अब कर दिया गया है। ओके, द हिंदू में न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। मतलब अध्यक्ष तो इस सोसाइटी के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन एक खास मीटिंग आयोजित की गई थी और उसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की, जो कि उपाध्यक्ष हैं, और उसी में ये फैसला लिया गया कि नाम बदल दिया जाए, इसमें से नेहरू नाम हटा दिया जाए। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, नेहरू नाम हटा दिया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री, उनका नाम हटा दिया गया। नेहरू मेमोरियल ये रहा, ये बिल्डिंग रही, देख रहे हैं आप, और इसको यहाँ पर मतलब ये पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का ये आवास हुआ करता था। 3 मूर्ति भवन कहा जाता था पहले। और आपको बताऊँ कि 1948 में जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो 3 मूर्ति भवन उनका आधिकारिक आवास बना था। 16 साल तक इस घर में रहे थे और यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उनके निधन के बाद, पंडित नेहरू के निधन के बाद 3 मूर्ति भवन को उन्हीं की याद में, पंडित नेहरू की याद में समर्पित कर दिया गया था, और इसको नेहरू मेमोरियल एंड नेहरू म्यूजियम एंड मेमोरियल इस नाम से जाना जाने लगा था। हालांकि बाद में क्या हुआ कि दूसरे जो भी प्रधानमंत्री हुए उन सब से जुड़े हुए यादें, उन सब की चीज़ें भी यहाँ पर रखी गई। ओके, अलग अलग प्रधानमंत्रियों के, और ये एक तरह से तमाम प्रधानमंत्रियों के बारे में एक संग्रहालय जैसा हो गया, म्यूजियम हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहली बार किस भारतीय राज्य की 5 इमारतों को खूबसूरत इमारत के लिए, यानी ब्यूटीफुल बिल्डिंग के लिए इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है? आंसर होगा इसका तेलंगाना। ठीक है, ये अवार्ड द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। ये लंदन का ऑर्गेनाइजेशन है और 16 जून को लंदन में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, उसी के दौरान ये दिया गया है। ठीक है, तो तेलंगाना मैप में आप देख रहे हैं, यहाँ पर रहा तेलंगाना। ओके, और ये किस श्रेणी में ये अवार्ड दिया गया है? तो अवार्ड दिया गया है शहरी और रियल एस्टेट 2023 श्रेणी में, खूबसूरत बिल्डिंग है उसमें। ठीक है, तो कौन कौन से हैं ये आप देख रहे हैं, ये टोटल 5 बिल्डिंग आप देख रहे हैं। कौन कौन से हैं? तो मुजम जाही बाज़ार ये है। ठीक है, चौराहा है उसका, ये देख रहे हैं। दूसरा है केबल ब्रिज,
चेरुवु केबल ब्रिज है ये भी खूबसूरत है, ऐसा बताया गया है। तीसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय, ठीक है, ये बड़ा एक खूबसूरत बिल्डिंग बनाया गया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर ये रखा गया है, इसी साल नामकरण हुआ है। तो चौथा है तेलंगाना पुलिस का जो एकीकृत कंट्रोल सेंटर है, ये वाला, ओके। और पांचवा है वो यादाद्री मंदिर है, तो उत्कृष्ट धार्मिक संरचना के लिए ये इसे मिला है। तो ये 5 टोटल जो बिल्डिंग है, जो संरचना है, उन सब के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव। उन्होंने कहा कि पहली बार भारत में किसी इमारत को, किसी बिल्डिंग को ये प्रतिष्ठित इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने किस देश में आयोजित NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल यानी AIAF में हिस्सा लिया? पहली बार हिस्सा लिया है। आंसर होगा इसका फ्रांस। ये फ्रांस में आयोजित किया गया था। फ्रांस का एक शहर है, उसी का नाम है NAC, ठीक है। जो NAC जो है ना, वो फ्रांस का एक शहर है, तो वहीं पर आयोजित होता है और ये अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन फेस्टिवल के रूप में काफ़ी ख्याति हो गई है इसकी। तो पहली बार इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 11 से 17 जून को ये आयोजन हुआ है और फोटोग्राफ देख रहे हैं, जो भारतीय जो प्रतिनिधि मंडल वहाँ पहुँचा था, इंडियन जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनका नेतृत्व किया सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने। और चंद्रा ने ही पवेलियन का उद्घाटन भी किया, जो देख रहे हैं आप। और इंडियन पवेलियन को सरस्वती यंत्र की थीम पर डिजाइन किया गया। तो इस दौरान क्या हुआ, वहाँ पर मतलब जो दुनिया भर से इंटरनेशनल जो खरीदार वहाँ पहुँचे थे, उन सब के सामने में भारत ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। भारत की तमाम जो कंपनियाँ हैं वो भी वहाँ पहुँची थी। और अगर हम चर्चा करेंगे कि एनिमेशन को लेकर इंडिया की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, एनिमेशन मार्केट की बात करेंगे, तो वर्ष 2021 में जो अनुमान लगाया गया था कि एनिमेशन और VFX का बाजार मूल्य 109 अरब रुपए का है भारत का, और VFX का यानी विजुअल इफेक्ट्स का 50 अरब का है, ठीक है। और EY जो एक बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है, अर्नस्ट एंड यंग, तो उसके अनुसार 2024 तक 180 अरब रुपए का हो जाएगा भारत में जो एनिमेशन मार्केट है वो। अगला क्वेश्चन, एशिया कप 2023 का आयोजन हाइब्रिड मॉडल में किन 2 देशों में किया जाएगा? आंसर होगा इसका श्रीलंका और पाकिस्तान, ठीक है। ये फैसला हुआ है एशियाई क्रिकेट परिषद, उसके द्वारा एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हुई, उसी में ये फैसला किया गया है। न्यूज़ में आप देख रहे हैं। तो हाइब्रिड मॉडल होगा, पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा। ये 31 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक होगा। टोटल 13 मैच होंगे, 13 मैच होंगे, और जिसमें से 4 पाकिस्तान में होंगे, जबकि 9 मैच श्रीलंका में खेला जाएगा। फाइनल भी वहीं पर होगा। हाइब्रिड मॉडल का मतलब क्या होता है? मतलब कि एक से ज़्यादा देशों में मैच हो, ठीक है। इस पर विवाद था दरअसल एशिया कप 2023 को लेकर। उसकी मेज़बानी पाकिस्तान के पास थी, लेकिन BCCI यानी जो भारत की जो क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली जो बॉडी है, उसने अपनी टीम, मतलब वो अपनी टीम भेजने को तैयार नहीं थी BCCI। तो इसकी वजह से फिर हुआ कि किसी और देश में ये आयोजन किया जाए, लेकिन पाकिस्तानी जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी अपनी मेज़बानी छोड़ने को तैयार नहीं था। ऐसे में हाइब्रिड मॉडल को अपनाया गया कि टूर्नामेंट जो है वो 2 देशों में हो। तो पाकिस्तानी टीम अपने लीग मैच पाकिस्तान में खेलेगी, जबकि भारतीय टीम जो है ना वो अपने लीग मैच श्रीलंका में खेलेगी, और फाइनल जो होगा वो श्रीलंका में होगा। तो जो भी फाइनल में पहुँचे, अगर इंडिया पाकिस्तान पहुँचता है तो श्रीलंका में ही होगा, ओके। और ये 1 डे फॉर्मेट में होगा, इंपॉर्टेंट बात ये समझ लीजिए, ठीक है। पिछले साल एशिया कप T20 फॉर्मेट में हुआ था, लेकिन इस बार 1 डे फॉर्मेट में होगा, ओके। और ये फैसला किया है एशियाई क्रिकेट परिषद ने। मुख्यालय कहाँ है? कोलंबो, श्रीलंका में ही मुख्यालय। प्रेसिडेंट हैं जय शाह, अमित शाह, देश के जो गृह मंत्री हैं उनके बेटे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाहिदा खान खिलाड़ी हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। किस देश के खिलाड़ी? किस देश की खिलाड़ी, सॉरी।
तो ये हैं पाकिस्तान की खिलाड़ी, ठीक। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट से वो संन्यास ले रही हैं। 36 ईयर की हैं वो, और डेब्यू किया था उन्होंने फरवरी 2009 में, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने खेला था। अगला क्वेश्चन, हिंदुजा समूह के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? आंसर होगा इसका गोपी चंद हिंदुजा, ठीक है। क्या नाम है? गोपी चंद हिंदुजा। कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि पूर्व चेयरमैन जो श्रीचंद परमानंद थे, और उनका निधन हो गया था 17 मई को, ठीक है। तो उन्हीं के ये भाई हैं जो गोपी चंद हिंदुजा, जो नए चेयरमैन बन गए हैं। ओके, ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। ओके, हिंदुजा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, और ये ब्रिटेन में इसका मुख्यालय बनाया हुआ है उसने। ब्रिटेन के अमीर कारोबारी घरानों में से ये एक है, और इसके व्यवसाय में ट्रक से लेकर बैंकिंग, केबल, टेलीविज़न, बहुत कुछ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? डेजर्टिफिकेशन रोकने का। आंसर का इसका, ठीक है। और थीम क्या है इस बार की? हिज लैंड हिज राइट, उसकी भूमि उसका अधिकार, उस वहाँ के निवासियों के बारे में हो रही बात, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से ये दिवस घोषित है, और सूखे की वजह से जो मरुस्थल का विस्तार हो रहा है उसको कंट्रोल करने की बात इस दिवस के माध्यम से की जा रही है। अगला क्वेश्चन, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 जून को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, तो उसी ने 2016 में इस दिवस को अपनाया था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अस्थायी भोजन की खपत से जुड़ी हुई प्रथाओं को पहचानना है। गैस्ट्रोनॉमी को भोजन की कला भी कहा जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में खाना बनाने की जो शैली है उसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 जून को, ठीक है। हेट स्पीच, जो कि बहुत ही गलत है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है, और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हेट स्पीच किसी भी प्रकार का वो भाषण है, वो लेखन है जो धर्म, जातीयता, राष्ट्रीयता, नस्ल, रंग, वंश, लिंग या किसी अन्य पहचान के कारकों के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या समूह पर हमला करता है या नफरत फैलाता है। तो ये हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जून। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और कल है संडे को आता है वीकली करंट अफेयर्स, तो वो देखना मत भूलना, आपके लिए लेकर आएंगे हम, ठीक है। और डेली का जो करंट अफेयर्स है वो मंडे टू सैटरडे तक वीडियो आता है। ओके।